ठीक है, तो आज बेसिकली हम ना पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। पी ब्लॉक को आपका 11th में भी है और 12th में भी है ना। तो पी ब्लॉक आपका जो 11th में है वो क्या है, 13 है, 14 एंड 15, ये तीन ग्रुप है आपके 11th क्लास में। 16 to 18 है तुम्हारे 12th क्लास में, है ना। तो देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता है कि पी ब्लॉक से अगर तुमने एनालाइज किए होंगे पीवाईक्यूज, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब क्या है, 12 to 16 मार्क्स, बहुत ज्यादा होते हैं। और सारा का सारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही उठाकर जो है एग्जामिनर दे रहा है। और इनऑर्गेनिक तो चाहे तुम्हारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, जो भी तुम देते हो ये, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे कि आज हम ग्रुप 13 कंप्लीट कर लेंगे और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जो रिएक्शन रटने की है वो बता दूंगी, बाकी जो समझने का है उसको कर लेंगे। ठीक है, तो जब मैं कराऊंगी ना, उसके बाद फ्री तो हो ही तुम, है ना, मतलब कहीं स्कूल वगैरह तो जाना नहीं है। तो आप लोग ग्रुप 13 को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, मतलब जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं सारा एनसीईआरटी का ही कवर करवा दूंगी, तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी कि ये वाली बात कैसे होगी, है ना। इसमें क्या होगा, मतलब ज्यादा सोचने की नीड नहीं होगी तुम्हें, बस फटाफट फटाफट रीड करें, लेकिन लाइन बाय लाइन रीड करना। उससे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं, मैं अभी बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, ऐसे हम 14 के साथ करेंगे 15। तो ये वाला वीक, जो अपना ये वाला वीक चल रहा है, एंड नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो मुझे कम से कम 6 क्लासेस चाहिए तुम्हारी पी ब्लॉक कंप्लीट कराने के लिए। अगर मैं क्रैश कोर्स टाइप बोल रही हूँ इसको, तो डिटेल में कराऊंगी तो पता नहीं कितनी क्लासेस चाहिए, 20-22 क्लास चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं अभी ग्रुप 13 से। ठीक है, बोरोन फैमिली, कौन कौन से मेंबर होते हैं, हैंड रेस करना। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये बता दो बेटा। ओके, किसने हैंड रेस किया है? हाँ जी भावना, बताइए। मैम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, याद कैसे करा हुआ है तुमने इसको, या ऐसे ही याद हो गया होगा अब तो, है ना, इतनी बार पढ़ चुके हो इसको, है ना। बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, ऐसे ही करते हो। ठीक है, तो फटाफट इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स, ये सब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा वैसा नोट डाउन करते जाओ, और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन इसको रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी उसमें ग्रुप 13 और 14 दोनों के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप ग्रुप 13 के कर लेना, 14 के तब करना। 14 के तब करना जब मैं कराऊंगी। ठीक है, तो बच्चे आपको ग्रुप 13 को आप बोरोन फैमिली भी बोलते हैं, है ना। जनरली क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसी पे ही उसी का फैमिली का नेम होता है, जैसे कार्बन फैमिली होगी, है ना, ऐसा कार्बन फैमिली होगी। ठीक है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे लिखो डाउन द ग्रुप जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, वो डिक्रीज करता है हमारा। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा डिक्रीज करता है। बैंगन बोल रही हूँ मैं। बोरोन से जब थैलियम में जाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, लिखो इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी आपकी बच्चे इंक्रीज होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख लो, मतलब पेपर में नहीं आते हैं, इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होगा, एंड डेंसिटी जो होगी इंक्रीज होगी डाउन तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, आपको पता है जब भी हम चाहे इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़े, जब आपको मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराया था, तो उसमें भी हमने क्या बात की थी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, तो बस वो सारी चीजें बार बार आएंगी। ठीक है, तो आपको इसलिए मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं सबसे पहले बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस आप क्या बोलते हैं, एक बार मुझे बताना। एटॉमिक रेडियस बोल दो, एटॉमिक साइज बोल दो, कुछ मर्जी हो बोल सकते हो। तो एटॉमिक रेडियस में क्या बोल सकती हूँ कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है।
तो ये बात तुम्हें पता है, रीजन क्या था? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते शेल हैं। इंक्रीज होते हैं। अब पेपर में आपको पता है ये तो पूछेंगे नहीं, है ना, ये तो पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन कहाँ से उठाता है एग्जामिनर? एक्सेप्शन से। कहाँ से उठाता है? एक्सेप्शन से। और मैंने ये एक्सेप्शन तुम्हें कहाँ बताई थी बच्चा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बताई थी ना। तो मुझे जल्दी बताओ क्या एक्सेप्शन थी? होना तो चाहिए क्या? एक्सपेक्टेड ऑर्डर अगर मैं बोलूं तो क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए बैंगन आलू गाजर इन थैला। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, बताना जरा। एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है? BGA। वेरी गुड। फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम एंड थैलियम। सिर्फ यस मैम। आलू और गाजर में क्या आता है? एक्सेप्शन आता है आपका। ठीक है, रीजन क्या था इसका? कोई मुझे बताएगा रीजन क्या है इसका? क्योंकि Poor बच्चे, shielding effect. हाँ बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ जी बोलो। क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? देखो, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हो ना बच्चे, डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और तुम्हें पता है जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है। पुअर होता है। तो क्या होगा? न्यूक्लियस और जो आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें इंटरेक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा? देखो, अट्रैक्शन डिक्रीज। तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो रीजन, ताकि जब रिवाइज करो याद रहे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम। ठीक है, समझ गए? इस वजह से जो गैलियम का साइज है वो छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, बाकी सारा ऐसे ही रहता है। ठीक है, आगे चलो। उसके यस मैम। बाद आता है, ये है आपका फर्स्ट। सेकंड हम देखेंगे बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे क्या होती है डाउन द ग्रुप, अगर मैं आपको बोलूं तो? मैम डिक्रीज। डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर होता है ये, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये। ठीक है, बोरोन के बाद आना क्या चाहिए था? एल्यूमिनियम आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन लास्ट में जा रहा है एल्यूमिनियम। रीजन वही, देखो रीजन वही सेम है। गैलियम का एल्यूमिनियम से क्यों ज्यादा है? वही डी इलेक्ट्रॉन वाला आप रीजन देंगे। पुअर थैलियम शील्डिंग। का पुअर शील्डिंग। थैलियम का क्यों ज्यादा है? क्योंकि थैलियम में एफ इलेक्ट्रॉन्स की इंटरविनिंग होती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन्स, और ये ड्यू टू एफ। एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बस ऐसे छोटा छोटा लिखा करो इनऑर्गेनिक में। ठीक है, क्योंकि हमें, आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स तो देने नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बस अगर इतना लिख लोगे बस हो गया। ठीक है, ओके। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद है थर्ड बेटा, थर्ड इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड है तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका क्या ख्याल है? ध्यान से देखना एक बार। बैंगन, आलू, गाजर सबसे पीछे आता है, गैलियम का बहुत कम होता है। ठीक है, थैलियम, इंडियम, ये रहता है आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, अभी आपको ना सिर्फ इसमें दो ही याद रखने हैं। एक तो बोरोन का याद रखना, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, जो इसकी पैकिंग होती है, क्रिस्टल लैटिस पैकिंग होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती है, स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। साइज छोटा होने की वजह से, कहाँ देखा था हमने? फजांस रूल में देखा था, है ना। जिसका साइज छोटा होगा वो क्या करेगा? स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर स्ट्रोंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। लेकिन गैलियम में क्या है? गैलियम का सबसे कम होता है, इवन इसका होता है, मैंने लिखा भी हुआ था यहाँ पे, 31 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, और समर में तो ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। अगर ये बीच में भूल भी जाओ तो चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोरोन का रीजन लिख देती हूँ, ड्यू टू स्मॉल साइज बोरोन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, बोलो। हाँ मैम। ठीक है,
अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इनऑर्गेनिक में तुम्हें भी पता, मोस्टली चीजें रट्टे मारने की है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को छोड़ के और केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ के। पी ब्लॉक में तो बतेरा रट्टा मरवाऊंगी मैं तुम्हें, है ना, रिएक्शंस का। लेकिन ये भी एक बात है, ये भी एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा जो आप स्कोर कर पाओगे बेटा, वो इनऑर्गेनिक में ही कर पाओगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक अगर आपने पढ़ रखी है ना एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रखे हैं इन टेक्स्ट वाले, बैक एक्सरसाइज वाले, आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे ना नीट के, आपको खुद लगेगा, देखते ही आप आंसर टिक मार्क करोगे। ठीक है, तो ये खासियत है इनऑर्गेनिक की, जो है ज्यादा फालतू नहीं पूछते हैं, जो है जैसा है वही एग्जाम में आता है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करता एग्जामिनर। तो ये बहुत, मतलब मैं आपको सारा करा दूंगी इनऑर्गेनिक, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाने है इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक का तो एक भी चैप्टर लीव नहीं करके जाओगे, क्योंकि आपका जितना भी स्कोर है ना केमिस्ट्री में, वो इनऑर्गेनिक ही बनाएगा, ये याद रखना मेरी बात। फिजिकल में या तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, फॉर्मूला याद नहीं रहता, ऑर्गेनिक से तो पता नहीं क्या ही फोबिया है ना। तो इनऑर्गेनिक जो है आपका स्कोर अच्छा करा सकती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है, करके तीनों ही जाना है, कहीं पता चले मैम कह रही है इनऑर्गेनिक करनी है और बाकी को छोड़ दो। ठीक है, हाँ जी बोलो, अरे बोलो बेटा। हाँ, ठीक है, उसके बाद किसकी बात करेंगे हम करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की। और अगर मैं यही तुम्हें 5:30 बजे बुलाती ना, बातें कर करके ही 6:30 बज जाते, और हो लेता फिर अपना ग्रुप 13। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का देखो क्या ख्याल है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में, और ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, डब्ल्यू बनाएंगे, डब्ल्यू। बना लिया डब्ल्यू? एक बार इसको यस ध्यान से मैम। देखो कैसा डब्ल्यू बनाया मैंने। ये डब्ल्यू किस में आता था, कोई मूवी याद आ रही है डब्ल्यू को देख के तुम लोगों को? गोलमाल था या टोटल धमाल, कुछ ऐसा ही। एक सेकेंड, समझ धमाल। गए, स्तुति कौन बताएगा? स्तुति तुम मत बोलना, तुम्हें धमाल। याद आ जाएगा। धमाल, धमाल। ठीक बस है, ऐसा तो ही वो कुछ, मुझे मूवी का नाम याद नहीं रहता, बस पता है कि कहाँ पे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, बैंगन, यहाँ पे आएगा आलू, यहाँ पे आएगा गाजर, यहाँ पे आएगा इन, और यहाँ पे आएगा थैला। ठीक है, तो ये रहता है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको ध्यान से देख लेना डब्ल्यू कैसे बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिख के बताऊं बच्चे, सबसे ज्यादा बैंगन का, फिर थैलियम का, और फिर गैलियम का, फिर बताना एल्यूमिनियम का, और फिर इंडियम का। यही ऑर्डर है। बोरोन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा देख लेंगे, वैसे तो आप लोग कर दोगे, क्वेश्चन आएगा तो, और आया भी हुआ है, ये आया हुआ तुम्हारा नीट 2018 में। तो अगर तुम्हें डब्ल्यू पता था तो कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से तुम रीजन बता दो कि थैलियम का इंडियम से क्यों ज्यादा है, एंड गैलियम का एल्यूमिनियम से क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप पढ़ते हो कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज आपका डिक्रीज होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारी डिक्रीज होती है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ एक्सेप्शन है ना। तो आप मुझे बता दो थैलियम का ज्यादा क्यों होता है इंडियम से, और गैलियम का ज्यादा क्यों होता है एल्यूमिनियम से? जल्दी बताओ। अन्नू कौन है इसमें से, अन्नू? अन्नू कोई है क्या? कोई मतलब वो आती है क्लास में अन्नू? अन्नू पता होगा ना अपने बैचमेट का तो भाई, किसी को। बच्चे भी आजकल बहुत ही ज्यादा खराब है भाई। क्यों मैम? मैंने उसका भी, अनु का मुझे मैसेज आया कि मैम, मैंने कहा तुमने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं करी केमिस्ट्री की, शी इज सेइंग कि मैम करी है। मैंने कहा चलो ठीक है अभी क्लास में आ जाओ, कहती नहीं मैम मेरी आज तबीयत खराब है। ओहो, चलो ठीक है,
छोड़ो। अच्छा हाँ, ये अंकुश तुमने ठीक बोला, शील्डिंग इफेक्ट का ही रीजन होगा। थैलियम और इंडियम में एफ इलेक्ट्रॉन्स की इंटरविनिंग होती है, एफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है, एंड गैलियम और एल्यूमिनियम में डी इलेक्ट्रॉन का, डी और एफ का चलता रहता है पूरे पी ब्लॉक, इवन पूरी इनऑर्गेनिक में आप ये देखते रहेंगे, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है। पता है ना पूरा शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर तो पता है ना, एस का सबसे ज्यादा होता है, डी यस का, मैम। फिर एफ का, बस ये भूल मत जाना, ठीक है। लिख देती हूँ ऊपर ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलें। आगे है हमारे पास बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है? एक तो आयनाइजेशन एनर्जी वाला है, एक एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, लेकिन आया नहीं हुआ ये, ठीक है, ध्यान रख सकते हो इसको, लेकिन ये आया नहीं हुआ पेपर में, एक बार आया होगा, ठीक है, ज्यादातर ये वाला पूछा गया। हाँ और ये भी पूछ ले जाते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग करके आपको ग्रुप 13 के एलिमेंट्स दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, किसका कम है, तो ध्यान रखना बोरोन का सबसे ज्यादा होता है बेटा और गैलियम का कम होता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। लिख रहे हो क्या सभी साथ साथ? मेरे साथ ही बना लो नोट्स, ताकि फिर साथ सिर्फ में बना क्वेश्चन रहा हूँ। की प्रैक्टिस ही करो, क्योंकि मैं भी लिख ही रही हूँ तुम्हारे साथ साथ, ठीक है। एयर के साथ रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं मेटल ले लेती हूँ, इसको मैं अगर ई से दिखाऊं और मैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराती हूँ, तो आपको क्या मिलते हैं? E2O3 मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्साइड्स मिलते हैं। और अगर मैं N2 के साथ करवाती हूँ तो बच्चे आपको क्या मिलते हैं? नाइट्राइड्स मिलते हैं, ठीक है। अभी इसकी रिएक्शन से हम देखेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब क्योंकि हम ध्यान से देखना बोरोन फैमिली कर रहे हैं, तो बोरोन के बारे में कुछ कुछ चीजें हैं बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहला तो लिखो, लिखो ये करेक्टरिस्टिक, ये लर्न करनी पड़ेंगी, ये उसमें आती है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये अभी लर्न कर लो, जब किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तब बेशक भूल जाना, है ना। मैंने भी अपने टाइम याद की थी, उसके बाद अब तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा रटने वाला है बट आना चाहिए। लिखो एक बार, बोरोन डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, आप बेशक देख लेना। बोरोन डज नॉट रिएक्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और आप जैसे जैसे लिखते जाओगे ना बेटा, आपको इनका मतलब भी समझ आता जाएगा। अब आप समझ गए होगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, वो तो क्योंकि वो स्टेबल है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो रिएक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो पहला पॉइंट का यही है। सेकेंड लिखो, एल्यूमिनियम फॉर्म्स, जो एल्यूमिनियम है वो क्या कर लेती है? थिन लेयर ऑक्साइड जो है वो बना लेती है, Al2O3, ठीक है। और थिन लेयर बनाने के बाद अगर कोई आएगा रिएक्शन करने तो फिर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉर्म वेरी थिन ऑक्साइड लेयर Al2O3, ठीक है। उसके बाद लिखो एमोरफस, एमोरफस बोरोन एंड एल्यूमिनियम कैन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, कि बोरोन और एल्यूमिनियम जो है ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और नाइट्राइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे मैं बोरोन फैमिली की ऑक्साइड्स की बात करूं तो कौन कौन से ऑक्साइड्स होंगे? इधर देखना, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला कंसेप्ट जहां से क्वेश्चन आते हैं भर भर के। B2O3, आलू, गाजर, इन, थैला, बताओ यही ऑक्साइड्स होंगे? यस मैम। क्यों? मैम। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका मेटल, मेटल कौन सा है? ई कुछ भी हो सकता है, बैंगन हो सकता है, आलू हो सकता है, गाजर हो सकता है, इंडियम हो सकता है और हो सकता है। और जब ये O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन बच्चे इसमें से 3 ऐसे हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो ये वाले ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, ये वाले। एक सेकेंड, और ये समझ रहे हो? अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक समझेंगे कंसेप्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट का। बेटा आई एम सेइंग अंकुश
कि ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो ये वाले तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे हैं, गैलियम के, इंडियम के, थैलियम के, जो ये वाले भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसको ठीक करो, ओके इसका मैम। फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया। 2O2, ठीक है। बोरोन और एल्यूमिनियम नहीं बनाते हैं। अभी आप लोग ना ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊं, क्या यहाँ पे बोरोन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की और Pl हेलियम। की। जबकि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो गैलियम की +1 है, इंडियम की +1 है और यहाँ पे थैलियम की क्या है बेटा, +1 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं, इधर देखना, बोरोन की आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, यही होती है ना। यस मैम। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस वाले, तभी ये +3 दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम भी दिखा सकता है +3, ऐसे ही गैलियम भी दिखा सकता है, ऐसे ही इंडियम भी दिखा सकता है, ऐसे ही थैलियम भी दिखा सकता है। बट मैं बोल रही हूँ ये 3 बंदे ऐसे हैं जो +1 भी दिखा रहे हैं। इसका रीजन क्या है बच्चा, सबको पता है इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सुना होगा सबने, यस बहुत मैम। ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट से, चाहे आपके आपने स्कूल में भी एग्जाम्स दिए होंगे तब भी पक्का आया होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्ट नहीं मैम करता। स्कूल में नहीं आया था। नहीं आया था, कोई बात नहीं है, तुम्हारे मैम जूनियर्स हुआ आए ही होंगे। नहीं था चैप्टर। अच्छा चैप्टर चलो कोई बात नहीं। इधर देखो 1s2 2s2 2p1 है ना। अगर मैं एल्यूमिनियम की लिखूं, मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, तो 3s2 3p1 है ना। गैलियम की क्या हो जाएगी, 4s2 4p1। इधर देखो ध्यान से क्या बता रही हूँ, इंडियम की हो जाएगी 5s2 5p1। अरे बाकी भी बोलो, मेरे को 2 ही बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है, 6s2 6p1, यही हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैम। अभी ध्यान से समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी किस वजह से आ रही है, जब S और P के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ P के जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या मैं बोलूं इनर कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। जब आप बच्चे बोरोन से एल्यूमिनियम की साइड जाओगे, एल्यूमिनियम से गैलियम, देन इंडियम, थैलियम, होगा क्या, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6s2 6p1 ऐसे तो नहीं होगा, बीच में तो D और F के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s और 6p के बीच में यहाँ पे फिर D और F के इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे फिल हुए होंगे, अगर आप थैल्यूरियम और इंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे। एंड तुम्हें अच्छे से पता है बेटा कि D और F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, अगर वो इनके बीच में आ जाएंगे तो 6s तो थोड़ा क्या होगा, न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, हाँ या ना, बताओ मेरे को, समझ पा रहे हो। अगर D और F इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे हैं तो जो 6s वाला ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा चार्ज फील करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा। तो क्या होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जो S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ जो P इलेक्ट्रॉन है, जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 6p या 5p में बोलूं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो गैलियम, इंडियम, थैलियम ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट के ब्रैकेट में कि NS2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। लिखो या मैं लिखूं, मैं लिख देती हूँ। मैम आप डेडिकेट करें। S इलेक्ट्रॉन्स, या लिखो NS2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। रीजन समझ में आया सबको, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रही हूं 6s और 6p के बीच में D और F इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। ठीक है, तो जब D और F इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो होगा क्या, जो 6s वाले हैं वो तो थोड़ा न्यूक्लियस के पास जाएंगे, वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और आपको पता है जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको निकालने के लिए तो भैया बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो 6s इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ थैल्यूरियम, तो वो पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं करते हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है डाउन द ग्रुप।
हाँ या ना? हाँ बोलो। Yes, ma'am. हैंड रेज किया। हाँ प्रेरणा बोलो बेटा। गलती से हो गया क्या? यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, लिखना एक बारी। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिखो इसको। एक और पॉइंट लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दिखा? हाँ मैम। यस तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो क्या मैं ये लिख दूं? देखना एक बारी। बोलो। यही होगा ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बताओ क्या वो आवाज गई क्या मेरी? Yes, ma'am. AO. है ना? और अगर मैं बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं क्या लिखूंगी? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? तो डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है और +3 वाली डिक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं गैलियम +3 है और गैलियम +1 है, ऐसे ही इंडियम +3 है, इंडियम +1 है, ऐसे ही थैलियम +3 है, थैलियम +1 है। तो आपको अगर ऐसा दे दिया जाए और ऐसा ही पूछेंगे, ये तो सब ये तो सबको पता है, बट अगर सेम एलिमेंट का ही पूछ लिया कि वो +3 में ज्यादा स्टेबल है या +1 में, तो आप कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखना, गैलियम वाला +3 में ही होता है और इंडियम वाला भी +3 में ही होता है, लेकिन जो आपका टेलेरियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट। इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो गया? NH2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। आपकी बुक्स में क्या लिखा होता है? रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स टू टेक या टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। रिलक्टेंस वर्ड यूज किया जाता है, तो इसका मतलब भी यही है कि जो जैसे ही डाउन द ग्रुप जाओगे, ड्यू टू इंटरविनिंग ऑफ D और F इलेक्ट्रॉन्स, NH2 इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है? और यही है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम, क्लियर। चलो उसके बाद हम देखेंगे बच्चे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो एक बार ऑक्साइड्स में फिर लिख लेती हूँ। B2O3, Al2O3, बैंगन आलू गाजर, मेरे को तो ऐसे ही याद रहता है, ये यही थे। ओके। यस मैम। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन एसिडिक ऑक्साइड होगा, किसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा और किसका ऑक्साइड बेसिक होगा, तो जब मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कराई थी, सबसे लास्ट में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जनाबे आली ने गाया बेकार गाना, ऐसा कुछ बताया था, याद है? तो उसमें अगर आपको पता होगा एल्यूमिनियम और गैलियम क्या थे? एम्फोटेरिक थे, याद आ रहा है? हाँ मैम। और डाउन द ग्रुप जो है, अरे बोलो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ये वाले बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ये आपका एसिडिक नेचर का होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत पूछा जाता है। एम्फोटेरिक का तो पता नहीं क्या ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, पूछ ही लेते हैं हर साल। मतलब अभी तो वैसे हम पी ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ग्रुप 13 कर रहे हैं, जब हम आगे मैं आपको 14-15 कराऊंगी वहां पे और आएंगे, तो आपको एम्फोटेरिक वाला तो हमेशा ध्यान रखना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, वो आप ध्यान रखना, मतलब जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करवाई थी, जितने भी एम्फोटेरिक हैं वो सारे मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है? उसके बाद है, नेक्स्ट है, अभी मैंने क्या करवाया? एक करवाई है ना रिएक्शन, ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, और उसमें ही मैंने ये सारी चीजें करवा दी आपको। अभी आपको यस क्या मैम। लिखना है? लिखो रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलीज। अभी ध्यान से देखना,
इसमें सिर्फ ना एल्यूमिनियम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोरोन अभी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, साइज छोटा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है हमारा? एम्फोटेरिक है, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बोलो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। शुक्र है, बोले तो सही। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखो। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बच्चे क्या मिलेगा आपको? AlCl3 और H2। आपको पता है ना रिएक्टिव है मेटल, है ना, तो H2 गैस लिबरेट करेगा। और अगर एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करता है तो यहाँ पे लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं 3-4 बार आई हुई है नीट में। एक्वस NaOH के साथ NaLO2 मिलता है और H2 गैस लिबरेट होती है। फिर फर्दर आप NaOH के साथ करवाते हैं तो आपको मिलता है NaAlOH4 और इसके होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। यही वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप एल्यूमिनियम को एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, और अगर मान लो आप ज्यादा एक्सेस ऑफ NaOH, अलग अलग आई हुई है रिएक्शन, एक्वस NaOH के साथ क्या मिलता है, जब आप NaOH बहुत ज्यादा एक्सेस में डाल दोगे तो क्या मिलेगा। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए बच्चे, लिखो इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना एक बार मेरे को एल्यूमिनियम की। कहाँ सीखा था हमने इसका नेमिंग करना? कोऑर्डिनेशन में। तो एक बार मुझे इसकी वो बताना ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसको ब्रैकेट में लिख देना, जल्दी बोलो। बताइए। अरे 3 नहीं होगी क्या? मैम 3 होगा, मैम +3। Na की वजह से हाँ। एक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, Na की क्या होगी? +1 होगी, तो +1 + X हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है? -1। तो देख लो फिर क्या बनेगा, 3 होगी। ठीक है, तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, और इसका जो प्रेसिपिटेट का कलर होता है बच्चा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर ये रिएक्शन आएगी कराओगे, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे, ताकि जब करो तो याद रहे, और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको। अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन याद करवा देगा। आगे चलूं? Yes, ma'am. बच्चे, आज भी दिल्ली में नेटवर्क इशू है, ऐसा है क्या? कल भी बहुत था। हम नो डेली मैम। हो जाता है। अच्छा, अंकुश का तो नहीं है, लेकिन वैसे हो रहा है। वाईफाई लगवा रखा हो वो अलग चीज यस है मैम हो रहा है। है ना? नो मैम, वो यूज। अच्छा मैम अच्छा। कर लो, काफी ज्यादा था। ठीक है, साक्षी लेट हो गया बेटा। यस मैम। कहाँ कॉलेज में थे क्या? नो मैम, मैं स्टडी करने के चक्कर में क्लास ही नहीं देख पाई कि आपने 5:30 से पहले ही बुलाया है ज्वाइन करने के लिए। अब मैंने मैसेज देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैंने जल्दी मैसेज कर दिया था कि मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा हो गया कुछ, मेरे को नहीं पता था कि तुमने एक बार भी व्हाट्सएप ओपन नहीं किया। चलो कोई यस बात मैम, भाई नहीं। बहन भी ले लेते हैं कभी कभार फोन, तो ले नहीं पाते, इसलिए स्टडी कर लेते हैं फिर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, जितना मैंने कराया ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी ज्यादा मिस भी नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगा, कोई ओके दिक्कत नहीं। मैम। ठीक है, लेकिन एक बार ना बीच में चेक कर लिया करो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग अभी 12 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे, मतलब इतने ही रहते हो मेरी क्लास में, तो वैसे अगर जब तुम्हारी 5:30 पे क्लास होती है तो मैं 4:30 पे रख सकती हूँ क्लास, 1 घंटा पहले? एक बार यस मुझे मैम, रख हमारे सकते हो लिए आप। अच्छी बात है। एक बार मुझे मैम हमें चैट कहीं बॉक्स जाना में, नहीं होता। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि पता है क्या होता है, 5:30 पे मैं लूंगी ना क्लास तो मुझे 5:40 हो जाएंगे तुम्हें स्टार्ट करते करते, और 6:35 पे मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी आगे क्लास होती है। तो फिर वो मजा नहीं आता 1 घंटा पढ़ाने में मेरे को, है ना? तो यस मैम। एक बार आप बोल दो, फिर मैं अपना ना ताकि उस हिसाब से आपको भी न रहे कि 5:30 पे क्लास होती है, मतलब जैसे अभी साक्षी के साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? चलो ठीक है, फिर डन है। 8:30 वाली क्लास तो हम 8:30 पे ही रखेंगे, एंड जो 5:30 वाली होती है उसको शिफ्ट करके 4:15 का टाइम मैम उल्टा कर दूंगी। दो ना। उल्टा कैसे करूं बेटा? मैम 5:30 वाला 5:30 पे ही रहने दो, 8:30 वाला को 4:30 कर दो। यस मैम। मुझे ना
वो कर नहीं सकती हूँ मैं, थोड़ा ना, क्योंकि तुम्हारे भी बैचेस हैं, तुम्हारी भी एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेंगी, है ना, तो इस वजह हमारी तो वैसे ही डबल क्लास हो रही है, एक्स्ट्रा क्लास के बाद पता नहीं क्या होगा। चलो ठीक है, अभी इस पे आते हैं। अभी तक हमने क्या कर लिया, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कलीस। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने अभी लिखवाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आपका एल्यूमिनियम एक्वस NaOH के साथ करेगा तो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा। याद रखना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, आपको पता है ना नीट में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन के चक्कर में गलत मत करवा के आ जाना चीजें। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और अगर आप एक्सेस में NaOH ले लोगे बच्चा, तो आपको क्या मिलेगा, ये ठीक कर लेना स्पेलिंग, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आओ रिएक्शन विद हेलोजन। तो अगर मान लो मैं मेटल की रिएक्शन कराती हूँ हेलोजन के साथ, तो आपको क्या मिलते हैं, ट्राई हेलाइड्स मिलते हैं, एक्सेप्ट, बताओ एक्सेप्ट, है ना, क्यों, क्योंकि टेल्यूरियम की +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। साक्षी आपने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जो होती है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस मैम। ठीक है, मैं एक बार फिर यहाँ पे लिखवा रही हूँ, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, लिखो +3, बोल रही हूँ मैं, लिखो +3 हेलाइड्स, +3 हेलाइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, या वैसे ये लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ +3 हेलाइड्स। और अगर मैं बात करूं +1 की, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका मिले इंडियम या थैलियम में से किसको +1 बनाना चाहोगे, तो आप थैलियम को +1 बनाना चाहोगे, क्योंकि थैलियम वाला +1 में स्टेबल होता है, और बाकी आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे +3 में स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज बोल रही हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकती हूँ थैलियम +3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एल्यूमिनियम 3+, बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चा, बताना एक बारी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अरे चुप क्यों बैठे हो, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। आवाज गई मेरी? यस मैम। मेरी आवाज जा रही है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है बहुत। मैम आपकी वॉइस क्लियर मैम है। आपकी आवाज क्लियर है, इधर थोड़ी शोर हो रहा है। अच्छा, तो देखो बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस। तो टेलियम तो रिड्यूस होके +1 में जाना चाहता है, बट अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो नहीं है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो तो +3 में ही ज्यादा स्टेबल है, वो +1 में नहीं जाना चाहता। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर आप देखो आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो आपके नीट में भी आया हुआ है। आपको क्या कर रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको उसके बेसिस पे बताना है कि किसका ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, या कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और तुम्हें अच्छे से पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, पता है ये वाली बात, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, मैं सिंपल उसमें लिखती हूँ, देखो इधर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर। लेकिन जिसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है बच्चे, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, एंड रिड्यूसिंग पावर जो होती है उसकी ज्यादा होती है। ये वाली बात पता है, ये बहुत काम आती है, इलेक्ट्रो में भी काम आती है, ऑर्गेनिक में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी बहुत काम आती है। बोलो जी, पता है ये वाली चीज? नहीं पता तो अभी करो इसको याद, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, खुद को रिड्यूस करेगा। जैसे मान लो मैं हूं और प्रेरणा है, प्रेरणा, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं अपने आप को रिड्यूस करूंगी, प्रेरणा ऑक्सीडाइज करेगी। अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगी, प्रेरणा अपने आप को रिड्यूस करेगी। ठीक है, चलो आगे आइए। आगे हम करते हैं बच्चे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन।
some important compounds of boron. ओके, तो सबसे पहला कंपाउंड है आपका बोरेक्स। देखो ना, जो आपका बोरोन होता है ना, उसकी अबंडेंस बहुत कम होती है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं मिलता, 0.001% ही मिलता है, और कुछ ही कंपाउंड्स में होता है आपका बोरोन, जैसे बोरेक्स हो गया, है ना, और एक दो में और होता है, तो चाहे कम में है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बोरेक्स है, बोरेक्स से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, बोरेक्स वाले कंपाउंड से। तो अगर आपको क्या करना है, ये वाला अच्छे से करना है, बोरेक्स वाला, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम कर सके पेपर में, ठीक है। तो बोरेक्स का बच्चे सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। अभी लर्न करो, क्लास में लर्न करके जाना है, घर पे तो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे पूछ ले ज्वेलर बोरेक्स का फॉर्मूला, एक होता है ज्वेलर बोरेक्स, उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 5H2O, ठीक है। एक होता है बोरेक्स ग्लास, बोरेक्स ग्लास, इसका होता है एनहाइड्रस फॉर्म होता है, बेसिकली ये होता है, इसको बोलते हैं हम बेटा सोडियम टेट्रा बोरेट। लिखो इसको, फिर आगे चलती हूँ, लिखो इसको, फिर हम चलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। एक ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, और आपको वो एक ही करनी है, उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोरेक्स बच्चे हम कहाँ से बना सकते हैं, फ्रॉम कोलेमाइट। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग गलत हो सकती है। क्या लेते हैं, रिएक्शन लिखो। देखो अभी तो मुझे मतलब थोड़ा ऑब्वियस ही बात है, रट्टे मारने वाली चीजें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, लेकिन ये आपको करनी पड़ेंगी, है ना। ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखना एक बार। Ca2 कैल्शियम का है, साथ में सोडियम कार्बोनेट लिया है आपने, यहां से मिला बच्चे Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट, साथ में NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन दोबारा, इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटाबोरेट में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है बच्चे, Na2B4O7 10H2O और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। तो एक काफी अच्छा मेथड रहता है बच्चे बोरेक्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि जो आपने जितना आपने सोडियम कार्बोनेट यूज किया है उतना ही आपको फिर वापस भी मिल जाता है, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हो। तो कोलामाइड से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, ये कैल्शियम का ऑक्साइड लिया है, फिर आपको क्या मिला, पहले सोडियम टेट्राबोरेट मिला, सोडियम मेटाबोरेट, इसका नाम है बेटा सोडियम मेटाबोरेट, लिख लो सोडियम मेटाबोरेट। हाँ, नोट्स बच्चे मैं जैसे ही क्लास लिया नोट्स सेंड कर दूंगी, ठीक है। CO2 अभी सुन लो, सुन भी सकते हो तुम, बट बना रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आप लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो, है ना। तो जितना लिखने में लगाते हो ना, वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा दिया करो, ठीक है। चलो, और CO2 जब पास कराओगे सोडियम मेटाबोरेट से, तो बच्चे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बोरेक्स, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, उसके बाद है बच्चे प्रॉपर्टीज। पहले तो लिखो बोरेक्स सॉल्यूशन जो होता है आपका, बोरेक्स सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन होता है नेचर में। एल्कलाइन का मतलब पता है तुम लोगों को, यस मैम। क्या होता है मैम जिसमें पॉइजनस मतलब बेसिक, हाँ, ये बोल सकते हो। देखो जैसे अगर मैं ले लूं यहाँ पे Na2BO4O7, और अगर मैं वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराती हूँ, तो आपको मिलता है, एक तो NaOH मिलता है और H3BO3 मिलता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये क्या है आपके पास, आपको पता है NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड H3BO3 के बारे में अभी आपको बताऊंगी, वीक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है। तो बेसिकली जो आपका बोरेक्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर है, और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, बफर, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, हाँ या ना। यस मैम। एल्कलाइन इन नेचर में क्यों है, क्योंकि ये देखो ये मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट, नेक्स्ट लिखो बेटा,
हीटिंग इफेक्ट, यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से ही बनते हैं। बस क्वेश्चन कर लोगे ना, जितने मैं आपको दूंगी हो जाएगा, काम हो जाएगा आप लोगों का। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक के चैप्टर से, ठीक है। चलो आगे लिखो। हीटिंग इफेक्ट का क्या है, सिंपल है कि मैम जब आप बोरेक्स को हीट करवाओगे तो हीटिंग से तो क्या होता है, पानी उड़ जाता है, पता है ना ये सबको। यस मैम। हीटिंग से पानी उड़ जाता है। लेकिन अगर मान लो आप फर्दर इसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NaBO2 मिलेगा और B2O3 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका नेम क्या है, फिर से आ गया, सोडियम मेटाबोरेट, लिखिए सोडियम मेटाबोरेट। और ये क्या है बेटा, बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। और इसी के ही मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इधर देखना, इसी के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, ग्लासी बीट। सुना है सबने ग्लासी बीट टेस्ट, जो आपके अलग अलग हाँ, ये मैम, हैं, first time बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मतलब अलग अलग जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है, उनका आपको कलर पता लग सकता है कि क्रोमियम कौन से कलर का आएगा अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो उनके साथ। क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। उनके जब इनके साथ रिएक्ट कराओगे ग्लासी बीट के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बोरेट्स मिलेंगे। फिर उनके बोरेट्स के क्या आते हैं, अलग अलग कलर आते हैं। वो मैं जब लास्ट में ये खत्म हो जाएगा पूरा तब मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लासी बीट, बीट बोल सकते हो इसको। ओके, तो मैम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे क्या आता है। Na2B4O7 10H2, ठीक है। तो ये तो अभी तक आपको रट गया होगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऐसा ही लिखा हुआ है तो आपको क्या देख के समझ में आ रहा है इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको क्या करो, थोड़ा अलग तरीके से लिखो, B4O5OH4 और यहाँ पे लिखो 2 नेगेटिव 8H2O। एक बार देखना क्या यही है, ऊपर वाला ही है, एक बार चेक करना बेटा। 7 ऑक्सीजन होने चाहिए, है क्या? यहाँ पे देखो 7 और 10, 17 ऑक्सीजन होने चाहिए, है ना? देखो ना क्या हुआ, चुप क्यों हो गए तुम लोग, बोलते क्यों नहीं हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। फ्रेंड्स के साथ भी नहीं बोलते हो क्या, या क्लास में भी नहीं बोलते हो? हाँ जी साक्षी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम ये आपकी आवाज आ रही है मैम, ये तो कम लग रही है मेरे को। कम लग रहे हैं तो बताओ ना, देखो देखते हैं। सोडियम 2 है साक्षी, ठीक Yes, है। मैम। बोरोन कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन देखो 7 यहाँ और 10 यहाँ, 17, तो 5 और 8 कितने हो गए, 13, और 13 और 4 17। हाइड्रोजन काउंट करें 20, तो यहाँ पे कितने हैं, 4, अरे हो तो गए, 8 2 16, ठीक तो है। हाँ यस मैम, 8 को मैंने देखा। चलो अब इनका स्ट्रक्चर, हाँ अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 4 बोरोन को ना ऐसे, रुको थोड़ा सा मैंने साइड में बनाती हूँ, अभी आपको लर्न करके जाना है स्ट्रक्चर। 4 बोरोन को ना ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लिया जी, और हर बोरोन को एक एक ऑक्सीजन दे दो, ऐसे। एक मिनट रुकना, हेलो, क्लास ले रही हूँ, ठीक है। मम्मी का, हाँ जी, ओके। तो आपको क्या करना है, आवाज आ रही है ना, 4 बोरोन को इस तरह से लगा लेना है और क्या कहते हैं बीच में ऑक्सीजन लगा देना है, सबके लगा दिया, एक ये रह गया, ठीक है। सभी बोरोन को बच्चे OH OH दे दो, सभी बोरोन को OH OH दे दो, देखो ऐसे OH 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 OH। अभी जल्दी से देखो क्या जितने हमें OH लगाने थे लगा रखे हैं। 5 ऑक्सीजन है लगा दिए, 4 बोरोन लगा दिए और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ऐसे बाहर दिखा देते हैं, और ये 2 नेगेटिव, ठीक है जी। यस मैम। ओके, अभी तो ये था स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन रिलेटेड टू
स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। चलो पहला क्वेश्चन ये बनता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। देखो यहाँ पे ना दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से देखना। एक तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 sp2 होगी, ठीक है। yes, अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 sp3 होगी। तो 2 sp2 हैं और 2 sp3 हैं, यानी कि एक प्लेनर होगा और एक बच्चे क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। आपको पता है जो बोरोन है वैसे तो वो 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन इसने यहाँ पे 4 बना रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा और एक इस पे रहा होगा, तभी यहाँ पे 2 नेगेटिव आया है। क्लियर है जी, बोलो। यस मैम। चलो दूसरी चीज है, आपका बच्चे आता है BOB बॉन्ड कितने हैं, आप मुझे काउंट करके बताइए टोटल BOB बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, और काउंट करके दिखाओ BO बॉन्ड्स कितने हैं टोटल, और टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर जल्दी से काउंट करके बताओ, फिर हम आगे करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 14 34, अभी जल्दी कैलकुलेट कर लो, इतने ही है क्या BOB बॉन्ड्स, BOB bonds कितने हैं बेटा? मैम 5 ही है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, BO बॉन्ड्स देखना 14 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 14 है, देख लो एक बार। एंड व्हाट अबाउट लोन पेयर, लोन पेयर काउंट कर लोगे ना, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 बना के तो ना दिखाओ ना, 4 4 होंगे, देखो 2 लोन पेयर है हर ऑक्सीजन के पास, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 10, ठीक है, ऑक्सीजन है तो 32 है ना, सॉरी 17 34 है, 17 है तो उसके डबल कर दो 34 हो जाएंगे। आगे चलूं, अब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा, तो समझ में आ गया। अगर आपको किसी का भी और ध्यान से सुनना, पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर है वो आपको बनाने आने चाहिए। अगर बनाने आते हैं तो उससे चाहे कैसे भी मुश्किल से मुश्किल भी क्वेश्चन अगर पूछ लेगा एग्जामिनर, तो भी आप वो करके आ जाओगे, ठीक है। मैम हाँ जी बोलो बेटा। पीओ बॉन्ड 14 समझ नहीं आया कैसे ये 14 देखो है। इधर, देखो इधर, BO बॉन्ड्स, ये BO बॉन्ड है, यस मैम। ऐसे ऐसे काउंट कर लो, एक ये Okay. रहा, एक ये रहा, मतलब ऐसे नहीं करना कि एक BO, ये BOB है, 2 BO है, ठीक है, तो ऐसे करके करोगे तो आ जाएगा आपका 14। आगे चलो, यस मैम। साक्षी, स्तुति, अंकुश कहाँ गया, अंकुश है। हाँ अच्छा गया कौन, भागा कौन यहाँ से, एक बच्चा गायब। मैम, कोई शिवानी नेम था शायद। अच्छा ठीक है, चलो उसके बाद हम करेंगे बोरेक्स हो गया, उसके बाद हम करेंगे H3BO3 बोरिक एसिड। सुना है कभी किसी ने डेली लाइफ में बोरिक एसिड? यस मैम, सुना तो है। यस मैम सुना है बट पता नहीं। वो किचन में हम गिराते हैं, वहां पे अगर ज्यादा वो हो जाती हैं, कीड़ियां वगैरह हो जाती हैं, उनके उनके ऊपर डालते हैं तो वो चली जाती हैं, ठीक है, पढ़ के आना घर से, ठीक है, बोरिक एसिड का कहाँ यूज होता है डेली लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले है बच्चे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हम इसको कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, पहले बोरेक्स से ही प्रिपेयर करेंगे। रिएक्शन है, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है ना, याद तो करनी पड़ेगी। चलो Na2B4O7, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो बच्चे एक्वस HCl के साथ, तो आपको मिलता है NaCl प्लस H3BO3, ठीक है। या सिंपल आप इसकी एक्वस H2SO4 के साथ भी करा सकते हो, तो आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट और H3BO3, ठीक है। चाहे आप एक्वस HCl, ये भी आया हुआ इवन क्वेश्चन कि जो आप बोरिक एसिड है वो बोरेक्स से बनाते हो, किसकी प्रेजेंस में, तो आपको ध्यान रखना है HCl और H2SO4 की प्रेजेंस में आपका बोरिक एसिड जो है वो बन सकता है। ओके ट्रेन ना 6 बजे खत्म कर दूंगी बेटा, वैसे आपकी अगर 5:30 पे होती तो 6:30 पे होती ना ओवर, तो मैं 6 PM पे कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। मतलब बेसिकली ये है कि ये खत्म होगा तभी करूंगी, ठीक है, तो अभी रहता है ये काफी, ठीक है। चलो इतना हो गया, ओके। उसके बाद है बोरिक,
चलो ये मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद लिखो सेकंड, हाँ आज एंड ही करना है इसका। फ्रॉम बोरोन ट्राइहेलाइड्स, तभी तो बुलाया तुम्हें 1 घंटा पहले, ठीक है। बोरोन ट्राइहेलाइड्स, इधर देखना, ध्यान से देखना, इजी है। BX3 बनाओ, बोरोन ट्राइहेलाइड है, X यहाँ पे बच्चे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, देखो इधर इसको लिख दो ऐसे HOH HOH, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे आप, इधर देखना एक बार, ये निकाल लो और आपका बन जाएगा H3BO3 और 3HX। हो गया। क्या किया आपने, वाटर के साथ रिएक्शन की, कितने मोल लिए वाटर के, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिंपल 3 लिए तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बोरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। Yes, आगे ma'am. चलो, यस मैम। ओके। अब कहोगे मैम BF3 क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब आप BF3 के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हो तो आपको HBF4 मिलता है प्लस ये मिलता है, ठीक है। वहां पे ऐसी नहीं होती रिएक्शन, जैसे आप इसमें निकाल रहे हो ना वाटर को, वो ऐसे नहीं होता। एक्चुअल में ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो BF3 तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, लुइस एसिड होता है ना, तुम्हें पता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और वाटर के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, तो ये अपने लोन पेयर इसको पकड़ा देता है, तो ऐसे टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। बाकी में तो क्या है, वाटर ही जो HX है वो बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, HBF4 बाहर निकलता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब BF3 की रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो HBF4 बाहर निकलता है। जब आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का ट्राइहेलाइड लेते हो बच्चे, तो उस केस में क्या निकलता है आपका, HX बाहर निकलता है, चाहे वो HCl हो, फिर चाहे वो HBr हो, चाहे फिर वो HI हो। आगे चलो, Yes, ma'am. चलो रटने वाली है ना बहुत सारी चीजें, इतनी तो यस नहीं आई मैम। अभी रटने की। चलो इसके बाद है फ्रोम डाइवोरेन। अब डाइवोरेन क्या होता है, B2H6। डाइवोरेन क्या होता है, B2H6। किस क्या होता है ये, डाइमर ऑफ BH3, ठीक है। चलो ओके, तो इसमें कैसे होता है इधर देखना एक बारी। B2H6 की जब आप रिएक्शन कराते हो बच्चे वाटर के साथ, तो आपको मिलता है बोरिक एसिड, ठीक है। आपको ना इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, पेपर में क्या आया था कि आप बोरिक एसिड को डाइबोरेन से प्रिपेयर करवा देते हैं, ठीक है। आप बताइए उसमें कितने मोल ऑफ H2 रिलीज हुई या कितने मोल ऑफ वाटर जो है वहां से निकले। तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 6 मोल ऑफ वाटर लेते हैं और यहाँ पे 6 मोल इसके होते हैं एंड 2 इसके निकलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और यहाँ पे लिख भी लो कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, सो दैट जब आप इसको रिवाइज करो तो उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करो कि यहाँ पे पूछा गया था कि कितने मोल ऑफ वाटर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। सो 6 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ H3BO3 और 6 मोल ऑफ H2 जो है वो बाहर निकला था, ठीक है। तो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। या इसको एक याद करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हो आप ना, एक काम करो, ये बना लो ये, ठीक है, और यहाँ पे बना लो OH OH और OH, ठीक है। और यहाँ से H2 निकाल दो, ये देखो ऐसे मैंने ऐसे किया था लर्न, तो मैं तब तो भूल गई थी जो मैंने अपने टाइम में किया था, लेकिन अब तुम्हें कराने के लिए मुझे दोबारा याद करना पड़ा। ये देखो यहाँ से क्या करो, H2 निकाल लो, निकाल लिया, तो कितने निकले यहाँ से, 3H2 निकले, और कितने वाटर लिए हैं आपने, 3 वाटर लिए हैं, ठीक है। 3 मोल ऑफ वाटर लिए हैं, लेकिन आपके पास क्या B2 है, 2 बोरोन है, तो जब एक के लिए 3 हो रहे तो 2 के लिए 6, और एक के लिए 3 H2 रिलीज हो रही है तो 2 के लिए 6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपको मन करे, ठीक है। ओके, तो अभी है प्रॉपर्टीज। अगर आपने देखा होगा मैंने आपको कैसे कैसे करा रही हूँ, मैं पहले आपको बता रही हूँ कि किस किस के बारे में आपको पढ़ना है, देन उसका स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर करा रही हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज करा रही हूँ। तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम पढ़ रहे हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, इधर देखो,
सेकेंड, डाइबोरेन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, बोरिक एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोरिक एसिड पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है बोरिक एसिड की, फर्स्ट लिखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वीक मोनो बेसिक नॉन प्रोटिक लुईस एसिड। तीन बातें बोल दी अब मैंने यहाँ पे, नॉन प्रोटिक, वीक मोनोबेसिक और लुईस एसिड। क्या होता है यहाँ पे, इधर देखना, जब आप H3BO3 की रिएक्शन कराते हो बच्चे वाटर के साथ, तो आपको ये मिलता है, ठीक है, और यहां से H+ बाहर निकलता है। अब समझो रिएक्शन, ये देखो, इसको मैं ऐसे बना दूं, बोरिक एसिड को, देखना एक बारी, देखना। यस मैम। अभी क्या है, यस मैम। वैकेंट प्योर वाइटल है इसके पास, कौन देगा इसको, लोन, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, OH2 देगा, और अगर देगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो ऐसे बना है। ध्यान से समझना, बना के दिखाऊं पूरा, इधर देखो एक बार, इसने दिया और ये बन गया पॉजिटिव, और इस पे आ गया नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और ये H+ जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम लुईस एसिड क्यों पड़ा बच्चे, क्योंकि इसके पास वैकेंट प्योर वाइटल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। नॉन प्रोटिक वीक मोनोबेसिक का मतलब क्या है, नॉन प्रोटिक का मतलब होता है जो अपना खुद H+ नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो वाटर ने अपना H+ दिया है, देख पा रहे हो, वाटर ने अपना H+ दिया है, बोरोन ने नहीं दिया है, तो ये नॉन प्रोटिक हुआ। समझ गए क्या सभी लोग जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। ठीक है। वीक मोनोबेसिक होगा, मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है, जो H+ रिलीज कर दे, लेकिन ये तो दे ही नहीं रहा, बहुत वीक है ये। और नॉन प्रोटिक है, नॉन प्रोटिक का मतलब जो अपना H+ ना दे, क्योंकि पानी अपना H+ दे रहा है, ना कि बोरोन अपना H+ दे रहा है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। उसके बाद बच्चे जब आप इसकी रिएक्शन cis 1,2 डायोल के साथ करवा देते हो, अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल ले लूं, तो क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये देखो, BOH OH 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 ऐसे बना लो, इथाइलिन ग्लाइकोल बना लो। क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होता है ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, ये देखो, मैंने ऐसे बना लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो, और जो बचा है उसको जोड़ दो, जोड़ दिया, ये बन गया, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना भी मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या प्रॉपर्टी है पहली, जल्दी रिवाइज करो, वीक मोनोबेसिक है, नॉन प्रोटिक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब ये cis 1,2 डायोल, एग्जांपल के लिए इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर आप इसके साथ रिएक्ट करते हो तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, और ठीक मैम है। आपने बी के ऊपर क्या साइन, क्या हुआ साक्षी, मैम आपने बी के ऊपर क्या साइन लगाया? नेगेटिव, नेगेटिव 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना बेटा, ओके मैम। ठीक है, इसको हटा भी सकते हो। चलो आगे चलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट पे। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि H3BO3 जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे कराते हो तो आपको मिलता है बच्चे HbO2, ठीक है। और जब आप इसकी और हीटिंग कराते हो तो आपको मिलता है H2BO4O7। जब और ज्यादा इसकी हीटिंग करवा देते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे B2O3। लिखो इसको, मतलब आया नहीं हुआ पेपर में, अगर आप इसको पढ़ोगे तो जस्ट रीड कर लेना। नाम लिख लो बेटा इनका, इसका है मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, इसका है टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, और इसका है बोरोन 6Q ऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चे देखो इसका कैसे होता है, इधर ध्यान से देखना।
ठीक है, ये होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम सिर्फ ये ऐसे ही होगा, तो नहीं, इधर देखना ध्यान से। एक्चुअल में ना बोरिक एसिड ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो वो sp2 है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, एक पूरी लेयर्ड शीट होती है, ठीक है। और जो ये लेयर्ड शीट होती है बच्चे, आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, अलग अलग बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल से कनेक्ट होती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ये H है, ये किसी और बोरिक एसिड के साथ इन्वॉल्व होगा, ये वाला H किसी बोरिक एसिड के ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ही ये, और ऐसे ही ये किसी H के साथ होगा, और ऐसे ही ये किसी H के साथ होगा। समझ रहे हो, अलग अलग बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक लेयर्ड शीट स्ट्रक्चर होता है। एंड हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या रहेगी, sp2 रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। और कौन सी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, ठीक है। यस मैम। चलो, इसके बाद हम आगे करते हैं। बोरिक एसिड इतना ही था, देन हम आते हैं अपना डाइबोरेन पे। डाइबोरेन क्या है, B2H6, वही डाइमर ऑफ BH3। मैम आप एक बार इसके ना स्ट्रक्चर देख लो, क्या ऐसा ही होगा? किसका बेटा, बनाया है क्या तुमने? हाँ हाँ हाँ, जैसे NCERT, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, NCERT में भी बना होगा ये, ऐसे लेयर्ड शीट स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं सारे, ठीक है, H और O। ठीक है स्तुति, ठीक है, ओके मैम। ओके। तो जल्दी से बच्चे इसकी पहले तो लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मुझे लगा था 1 घंटे में हो जाएगा, बट ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। चलो, सबसे पहले है फ्रॉम BF3। BF3 से कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से सुनना। जब आप BF3 की रिएक्शन कराते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो आपको वहां पे मिलता है बच्चे डाइबोरेन, ठीक है, LiF और AlF3, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, F को इंटरचेंज, मतलब जस्ट समझने के लिए, F को H से इंटरचेंज कर दो और H को इससे कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BH3, तो इसका डबल कर दो B2H6, ऐसे ये क्या हो जाएगा, LiAlNF4, तो LiF अलग निकल जाएगा, AlF3 अलग। मतलब याद करने का तरीका है, तुम जैसे भी करो, बस रिएक्शन याद कर लेना, ठीक है। सेकंड है बच्चे फ्रॉम NaBH4। तो आप क्या करते हो, NaBH4 की रिएक्शन जब आप कराते हो I2 के साथ, तो आपको क्या मिलता है, डाइबोरेन मिलता है, NaI मिलता है, और H2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है। हाँ जी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, ठीक है, लैब में ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। BF3 ये दो इंडस्ट्रियल। ही, हाँ, ये वाली इंडस्ट्रियल है, ये वाली लैब वाली है, ठीक है, ओके। उसके बाद है 2 ही रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज। अगर आप पूछोगे मैम इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आई हुई है। तो प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चे, B2H6 जब आपका O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, B2O3 मिलेगा और वाटर बाहर निकलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये करेक्टरिस्टिक्स NCERT में अंडरलाइन कर लेना, जो बोल रहे हो अंकुश, ठीक है। तो B2H6 की बच्चे आप डाइऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, B2O3। कैसे ध्यान रखोगे इसको कैसे ध्यान रखोगे, देखो 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2 बनाता है। तो अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करोगे तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो ऐसे कर सकते हो, और ध्यान रखना डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस मैम। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी सुन रहे होगे, एक बार चैट बॉक्स में बता दो, पता चले मैं ही अपने आप को लर्न करवा रही हूँ, है ना। एक बार जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैंने तो कर ली, अब तुम्हें करनी है। हाँ जी बोलो, फिर मैं लिखती रहूंगी आगे, और कुछ नहीं। रिएक्शन विद वाटर, अरे बोला करो, मुझसे नहीं बोलोगे बेटा, और किससे बोलोगे, है ना, और कौन है। रिएक्शन विद वाटर, तो अगर आप डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, H3BO3 मिलता है, और ये निकलता है। ये वाली रिएक्शन अभी हमने की है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आती है, ठीक है, ओके। उसके बाद है थर्ड, रिएक्शन
विद, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी लिख के आऊं, एक्चुअली ना मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो ये रिएक्शन यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट हो, मतलब मैं पहले ही यहाँ पे लिख के आती ताकि ये जो 1 घंटे वाला था ना आधे घंटे में हो जाता। अभी मैं लिख रही हूँ, समझा भी रही हूँ, है ना, तो इस वजह से टाइम जा रहा है बहुत ज्यादा। यस मैम। ठीक है, तो मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या होगा देखना इधर, मेटल हाइड्राइड की जब B2H6 के साथ कराओगे तो यहाँ पे मिलता है आपको MbH4, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अमोनिया की अमाउंट डिपेंड करती है कि आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे एक बार देख लो, जब मैं B2H6 की रिएक्शन करा रही हूँ NH3 के साथ, और NH3 बेटा तुमने लिया है एक्सेस, लेकिन टेम्परेचर तुमने लो रखा है। ठीक है, हाँ ये वाली रिएक्शन ही करा रही हूँ। दूसरे में NH3 एक्सेस में ही लिया है, बट बच्चे तुमने क्या किया है, हाई टेम्परेचर रखा है। ठीक है, एंड थर्ड वाली जो रिएक्शन है वो लिया है तुमने, NH3 लिया है 450 केल्विन पे 1:2। यस ठीक है, मैम। ये मोल का रेशो है। तो देखो अभी इनकी अमाउंट डिपेंड, NH3 की अमाउंट डिपेंड करेगी कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जब NH3 आपने लो टेम्परेचर एक्सेस में लिया, लो टेम्परेचर मेंटेन किए, तो बच्चे आपको मिलेगा ये B2H6.2NH3। जब एक्सेस में ले रहे हो हाई टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा BN, विच इज बताओ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेफाइट जैसा दिखता है, तभी इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और जब आप NH3 लोगे 1:2 तो आपको मिलेगा B3N3H6 विच इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन की तरह दिखता है, वो मैं लास्ट में स्ट्रक्चर दिखाऊंगी इसका, बोराजीन। जिसको बोराजीन भी बोलते हैं, और ये एरोमेटिक भी होता है जैसे वो होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, NH3 के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके Yes, बाद ma'am. अब ये 5th रिएक्शन है तुम्हारी, रिएक्शन विद NH3 प्राइमरी अमीन, ध्यान से देखना, सेकेंडरी अमीन, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये आएगी रिएक्शन इस बार अगर आना हुआ ग्रुप 13 में से क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ना डाइबोरेन का पहले स्ट्रक्चर बना लो, सबको पता है ना डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, मैं अभी दोबारा दिखाऊंगी भी सी बना के, लेकिन अभी ये देखो, देखो अगर डाइबोरेन है उसके साथ अमोनिया NH3 या प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होती है बच्चा, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। क्या होती है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, ये देखो ऐसे होता है। ठीक है, BH4 अलग निकल जाता है और BH2 के साथ 2NH3 आ जाता है, इस तरह से होता है, प्लस नेगेटिव। अब कहोगे मैम ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि बच्चे जो ये प्राइमरी अमीन है अमोनिया है, और ये सेकेंडरी अमीन है वो क्या है, अनहिंडर्ड बेस है। तो मतलब ये क्या करते हैं, इधर देखना एक बारी, ये जो मान लो NH3 है तो वो इस वाले यहां से भी वो अटैक करता है और यहाँ से भी अटैक करता है, तो BH2 के साथ ये चले जाते हैं 2 और अलग से BH4 यूनिट बाहर निकल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं टर्शरी अमीन ले लूं, इधर देखना एक बार, अगर मैं टर्शरी अमीन ले लूं तो वहां पे क्या सीन होगा, आपको पता है टर्शरी अमीन तो स्ट्रॉन्गली क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, हाँ या ना, तब वो Yes, एक ma'am. बोरोन पे जाके अटैक नहीं कर सकता, तब वो क्या कराता है बच्चे, सिमेट्रिकल क्लीवेज कराता है। एक बोरोन पे अटैक कर पाना मुश्किल है, तो ये क्या करता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, एक बार इस पे जाता है एक बार इस पे, तो ऐसे हो जाता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका BH3R3N, कितनी यूनिट, 2 यूनिट। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो B2H6 2R3N। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टर्शरी अमीन के साथ क्या होगा, प्राइमरी के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैं R3N की जगह CO लूं तो उसमें भी यही सीन होता है, 2BH3CO। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान ही रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ कंसेप्ट लगाना है, समझ के करना है, तो ये बोल सकते हो जो हिंडर्ड वाले होंगे वो सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएं, और ध्यान रखना CO भी सिमेट्रिकल क्लीवेज ही कराता है, हालांकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। ठीक है, Yes, ma'am.
चलो जी, इतना हो गया। अभी हम करते हाँ, हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। रट रखा होगा इसको, तो रट के गए थे, और इस बार भी आया था नीट 2022 में क्वेश्चन। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, बताना। BH यही होता है। कैसे बना है ये? यस मैम। ये कैसे बना है? ये क्या है? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, दो सेंटर हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि ये बंदे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? थ्री सेंटर थ्री इलेक्ट्रॉन है, तीन न्यूक्लियस है और दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बच्चे? 4 हैं, ठीक है। और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बच्चे? 2 हैं, है कि नहीं? हाँ मैम। बोलो। और 4 क्या है बच्चे? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है यहाँ पे, सिंपल ऐसे लिख दो। और 2 क्या है आपके? ब्रिजिंग वाले हैं, 2 ब्रिजिंग वाले हैं, ठीक है। और ये देखो 5, इसके बारे में क्वेश्चन बता रही हूँ, ऐसे आते हैं। जो 4 ये हैं, जो 4 BH यूनिट्स हैं, वो क्या होती हैं? इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। और जो 2 BHB हैं ब्रिजिंग वाले, वो क्या होते हैं? नॉट इन सेम प्लेन, नॉट इन सेम प्लेन। 2 ऊपर की साइड होते हैं इस तरह से, और 2 ऐसे डैश पे दिखाते हैं, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल? अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, तो ध्यान रखना जो बॉन्ड एंगल है वो x का ज्यादा होता है y से, ठीक है। इसका होता है 120 और इसका होता है 97, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इसका x का तो 120 होता है। एक बार मैं देखूं, क्या मैंने लिख रखा है तो, मैम यही होता है। ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? 7th ही हो गया। 8th बॉन्ड लेंथ का क्या सीन है? ओके, बॉन्ड लेंथ का क्या है? ब्रिजिंग वाले की बच्चे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होते हैं। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग होगा तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूं आपके टर्मिनल वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, फिर उसके बाद ब्रिजिंग, और सबसे ज्यादा इसकी। ये देखो एक बार कैसे दिखाऊं, पेन का कलर चेंज करती हूँ। ये देखो, अगर मैं इसको दिखाऊं, इसको मान लो मैं W ले लूं, है ना, और इसको ले लेती हूँ मैं X ले लेती हूँ, और इसको ले लेती हूँ मैं C ले लेती हूँ, और इसको D ले लो, चलो। तो W की सबसे ज्यादा होगी, फिर D की होगी, फिर C की होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैम ब्रीजिंग वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि वीक होता है, ठीक है। क्यों? क्या है? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो 3 बंदे शेयर कर रहे हैं। इसमें क्या है? टर्मिनल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 बंदे शेयर कर रहे हैं, तो अब बताओ किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, है ना। 2 बंदे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और ये बेचारे हैं 3 बंदे, मिल रहे हैं 2, तो फिर बॉन्डिंग क्या होगी? वीक होगी। इस वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, एंड व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन? बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी, sp3, ठीक है। मैम हाँ एक जी, बार वाला समझा दीजिए। कौन सा बेटा? मैम ये आपने 3C2 इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद 2 लिखा है ना, यहाँ पे ये तो मैम इधर राइट हैंड साइड में सेकंड पॉइंट। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? यस मैम। ये देखो यहाँ पे ना एक पेज लेते हैं, चलो। यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये है। अब ध्यान से देखना, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है, दे दो एक एक। तो ये तो मजे से बना लिया इसने, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बचे ये प्राणी, है ना। अब बोरोन के पास क्या है? एक ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक वैकेंट है, और ये हाइड्रोजन के पास एक एक है। तो ये क्या करता है? इधर देखना एक बार, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका और इसकी खाली ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेते हैं बच्चे? ओवरलैप कर देते हैं इस तरह से, समझ रहे हो। यस मैम। और ऐसे ही सेम यहाँ पे होता है,
ठीक है, इसकी ये वाली ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसकी खाली ऑर्बिटल और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर देते हैं। तभी बोला 3 सेंटर हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी ना बोरोन की, ध्यान से देख लो कहीं sp2 हो आपके अकॉर्डिंग, देख लिया, बस होने Yes, वाला ma'am, है, ज्यादा SP3 नहीं। होगी। हाँ जी, क्या बोल रहा हूँ अंकुश? SP3 ही होगी मैम। चलो ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा रह गया, आराम से हो जाएगा 6 बजे तक। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बोरोन फैमिली। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो बेटा, जो पहला है जो हमने छोड़ दिया, स्ट्रक्चर ऑफ H2B4O7, क्या नाम था इसका? टेट्राबोरिक एसिड। लिखो टेट्राबोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो 3-4 बोरोन है ना, लाइन में लगा दो और हर किसी को एक एक ऑक्सीजन दे दो, ऐसे दे दिया, और टर्मिनल वाले बी पे OH लगा दो, लगा दिया, और अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन दे दो, तो ये रहता है H2B4O7 का स्ट्रक्चर। देखना यही बना है क्या? 7 ऑक्सीजन है, 4 बोरोन है और H2, टेट्राहाइड्रोबोरेट्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे तो कर लोगे, sp2 होगी 1 2 3, है ना, और आपसे लोन पेयर पूछे वो बता देना, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे कैलकुलेट करना, कितने होंगे, 14 होंगे, BOH बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ठीक है, सेकंड है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6, सुना है किसी ने? Yes, ma'am. Al2Cl6, Al क्या, ऐसे तो AlCl3 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो डाइमर बनाता है, तो कैसे रहता है उसका स्ट्रक्चर? ऐसा, ऐसा। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो है वो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये वही है 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। किसी को पता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है या नहीं पता है? बताना जरा। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो चुप बैठे हैं, मुझे लगता है वो साथ में कुछ और ही कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या तो फेसबुक चला के बैठे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है ही नहीं 2-3 बच्चों को छोड़ के क्लास में। सपने बहुत बड़े बड़े देख रखे हैं तुमने, सपने अगर बड़े देखो तो उनको पूरा भी करना पड़ेगा बच्चे, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। पता है क्या 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नहीं पता? यस मैम, इनके Yes, ma'am. 4 इलेक्ट्रॉन्स। बना के दिखाऊं क्या? एक बार इधर देखना, एक बार देखो, एल्यूमिनियम के पास कितने होते हैं बच्चे? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 1 Yes, 2 ma'am. 3, ऐसे मैं 3. यहाँ पे बना रही हूँ 1 2 एंड 3। 3. और क्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक 7 मैं इस वाले कलर से बना देती हूँ, और यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मैं 7 बना देती हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाले तो Cl के साथ बन जाएंगे, ठीक है, तो Cl के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो? ऐसे ही Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये बच्चा बॉन्ड बना लिया, हाँ या ना बोलो? यस मैम। कैसे होगा? बाकी होगा इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे क्योंकि 3 बॉन्ड है अभी इसके पास, और ऐसे ही इसके कितने करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो कितने हो गए ये देखना एक बार, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। अभी स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन का बनाओ तुम अपनी नोटबुक में, बोरोन N B N, और कैसे होगा N B, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा दो सब में, है ना, सबको HH दे दो, दे दिया, देखो बेंजीन जैसा ही है ना स्तुति? अच्छा, देखो बेंजीन जैसा ही लग रहा है ना।
आपको पता है नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, बोरोन के पास क्या होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसी ऐसे किसी में बना दो अल्टरनेटिव, ठीक है। ये क्या बन गया आपका इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको आप बोराजीन भी बोलते हैं। ये एरोमेटिक है, क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कर रूल को फॉलो करता है, ठीक है। Yes. दूसरा क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, लिखो इंपॉर्टेंट है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। क्यों रिएक्टिव है, क्योंकि बेंजीन में तो क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, नॉन पोलर होता है, जबकि यहाँ पे हम रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बोरोन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर हो जाएगा बोरोन का, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन तो भैया नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज है बोरेक्स बीट टेस्ट, जो मैंने आपको वहां बना के छोड़वा दिया था, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ओके, तो जब आप बोरेक्स लेते हो बच्चे और उसको हीट करते हो, तो आपको क्या मिल रहा था, पानी उड़ रहा था, यस मैम, है ना, ये Na2 ध्यान रखना। फिर जब आप उसको और हीट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, NaBO2 मिल रहा था, और आपको H3BO3 मिल रहा था, एक सेकेंड, क्या मिल रहा था आपको, मिल रहा था B2O3 मिल रहा था, ठीक है, इसी को ही मैंने बोला था ग्लासीबीट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, अलग अलग मेटल्स हैं, ये देखो जो आपका वो था, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, और आपका हो गया कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, तो जब आप इनके साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको मेटाबोरेट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इन मेटल्स का ऑक्साइड ले लूं और इसके साथ रिएक्शन कराती हूँ B2O3, तो आपको मिलते हैं बेटा मेटाबोरेट्स मिलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये, MbO2 ट्वाइस। लेकिन क्रोमियम ऐसा बंदा है जो कैसे टाइप का बोरेट बनाता है, इस टाइप का, क्योंकि क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, अगर मेटल क्या है, क्रोमियम है। 10 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो जब ये बोरेट्स बनाते हैं बच्चे, तो इनका अलग अलग डिफरेंट कलर आता है। तो क्रोमियम का क्या आता है, ग्रीन आता है, ये आपको पता भी है, याद है ना, मैग्नीज का पिंक होता है, इसका ग्रीन होता है, कोबाल्ट का ब्लू, निकल का ब्राउन, और कॉपर का ब्लू। इसको याद रखने की कोई ट्रिक तो नहीं चाहिए ना तुम लोगों को, सिंपल है, क्रोमियम ग्रीन का होता है, मैग्नीज सबको पता है, आयरन सबने देखा है लैब में, कॉपर सबने देखा है, ठीक है। बस निकल का हो सकता है भूल जाओ, तो ध्यान रखना निकल का ब्राउन होता है। और क्रोमियम के केस में ये वाला मेटाबोरेट बनता है, क्योंकि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। कहाँ देखा था हमने, कोऑर्डिनेशन में जब कोऑर्डिनेशन कराऊंगी तब देखेंगे। और उसके बाद जो बाकी के मेटल है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल है, ठीक है, ओके। उसके बाद है, बस खत्म हो गया, यस मैम, थोड़ा सा और है बस, रिएक्शन ऑफ अमोनिया। ये मैंने आई थिंक आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अमोनिया विद BF3। देखो बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आप BF3 ले लो और अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो अमोनिया के साथ, क्या ख्याल है क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो क्या बन जाएगा, देखना एक बार, BF3 ये बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो, ऐसे ही होगा ना। तो क्या बोलते हैं, ये क्या बना लिया इसने, एडेक्ट बना लिया, और इसको आपकी बुक्स में लिखा हुआ है 1:2 कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो आपको वो कैसे भी दे सकता है एग्जाम में, 1:2 कॉम्प्लेक्स बना है तो समझ जाना वो एडेक्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, बोरोन की पहले हाइब्रिडाइजेशन थी sp2 और अमोनिया की थी sp3, लेकिन जैसे ही उसने एडेक्ट बनाया, बोरोन की कितनी होगी बच्चे, sp3 हो गई है, और अमोनिया की तो अभी भी sp3 ही है। तो देख पा रहे हो, जब BF3 ने अमोनिया के साथ एडेक्ट बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की sp2 से sp3 हो गई। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो NH3:BF3, ठीक है। जनरली क्वेश्चन कैसे आएगा, एडेक्ट लिख के आएगा या फिर क्या लिख के आएगा आपका 1:2, ठीक है, ओके। तो इसके कुछ नाम हैं बच्चे, ये आपको नाम ना पता होने चाहिए। H3BO3 को क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, लिखो जल्दी, Na2B4O7 10H2, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया, बोरेक्स बोलते हैं।
और एक होता है Na2B4O7, 4 वाटर मॉलिक्यूलर होते हैं, इसको बोलते हैं कर्नाइट। ये आया हुआ पेपर में एक बार, सीधा पूछते हैं कर्नाइट का फॉर्मूला बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Al2O3, 2H2O, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। डायरेक्ट आए हुए हैं ऐसे पेपर में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है, थर्ड एबंडेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, फिर आपका सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम आता है। Na3AlF6, इसका नाम क्या होता है बच्चा, क्रायोलाइट। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद Yes, है ma'am. उसके बाद है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, जो मैं अभी लिखवा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है BF3 की, BCl3 की, BBr3 की और BI3 की। कौन मुझे बताएगा कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? सोचो। मैम BF3 की सबसे ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, BI3। BI3 की, फिर BBr3 की। जब तक रीजन सोचो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रीजन सोचो और मुझे बताना क्यों होती है। ऑर्डर बिल्कुल ठीक बताया है। सोचो सोचो। मैम मैंने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रीजन से सोचा था। अच्छा, लेकिन क्या होगा, यही होगा क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। बाकी कोई और बताना चाहता है तो इधर देखो जल्दी। BF3 है, यस मैम। बोरोन के पास कौन सी वैकेंट ऑर्बिटल है, जल्दी बताओ। 2p। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, कहाँ है? 2p में। तो एक बार बताओ, बोरोन भूखा है, फ्लोरीन दे यस सकते हो मैम। उसको इलेक्ट्रॉन? देखो इधर, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, सबसे ज्यादा ग्रुप 13 में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऐसे ही है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दे सकता है बोरोन की वैकेंट ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ मैम। जबकि BCl3 में क्या है, इधर देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका है 2p, फ्लोरीन के पास भी है 2p, इसके पास 2p, क्लोरीन के पास 3p, ब्रोमीन के पास 4p, और जब आयोडीन पे जाओगे 5p। तो बोरोन का 2p और आयोडीन का 5p, क्या होगी ओवरलैपिंग? दे पाएगा आयोडीन बोरोन को? नहीं दे पाएगा, नो भूखा ही मैम। रहेगा बोरोन। तो अगर बाहर से कोई देने आएगा, फटाक से पहले BI3 लेगा, ना कि BF3, क्योंकि BF3 ने तो अपनी भूख पूरी कर ली है। कैसे कर ली? क्योंकि फ्लोरीन ने उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, तो भूखा ही रहेगा बोरोन। तो अगर कोई बाहर से देने आएगा तो सबसे पहले कौन जाएगा लेने के लिए? बोरोन। इसी यही रीजन है कि BI3 की लुईस एसिडिटी ज्यादा होती है, देन BBr3, देन BCl3, देन BF3। क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। ओके, अगर एक बात बताओ, अगर मैं BeCl3 की हाइड्रोलिसिस कराती हूँ मुझे ये मिलता है, जबकि अगर मैं AlCl3 की हाइड्रोलिसिस कराती हूँ मुझे ये मिलता है। क्या रीजन है इसका? Al तो भैया 6 बॉन्ड बना रहा है, इसकी कोवेलेंसी 6 है, लेकिन बोरोन की तो 3 ही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी, ये मिलता है, 1 मिनट रुकना, 4 बना रहा है। क्यों होता है ऐसा? देखो, क्योंकि बोरोन के पास क्या है बच्चे, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो मैक्सिमम अपनी वैलेंसी 4 तक पहुंचा सकता है। जबकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अपनी वैलेंसी वो 6 तक पहुंचा सकता है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे लिख लो। ये क्यों बना रहा है? ड्यू टू, इसकी कोवेलेंसी 6 क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिट। है, तो अपनी कोवेलेंसी को बियॉन्ड 3 कर सकता है। जबकि बोरोन भैया क्या है बेचारा, 2p ही है, उसके बाद d नहीं है, तो d नहीं है तो वो 6 तक कैसे अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करेगा? नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो 3 ही रहते हैं वो, लेकिन वो अगर एक और एक्सेप्ट कर लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। ऐसी एल्यूमिनियम का बच्चा 6 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन करके दिखा दो कि BF3 और BF4 नेगेटिव, ये 2 हैं, मुझे इसका ना बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर दो। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बस।
बताओ जल्दी। हाँ जी बेटा बताइए।